Hello students, this video is about chapter number 14, Wind and Storm. We will discuss in this chapter air pressure, wind formation, thunderstorms and cyclones and tornadoes. Okay, so in this chapter we will discuss that what are the natural activities in atmosphere, okay, what is air pressure, atmosphere of the earth, etc. So first start with air pressure. What is air pressure? Air pressure is the pressure exerted by air in which that air is trapped. Okay, so you may have noticed people filling air in the tires of vehicles, cycle, etc. Why they fill there? So how does the air inside the tires help? Why does a balloon get inflated when you blow air into it? Why it happens? So tires and balloons are made up of elastic materials that can expand when air or gas is pumped into them. When air is pumped into tires, the pressure exerted by the air inside their tires keeps the inflated and enables them to carry the vehicle. Okay, so similarly the pressure exerted by the air keeps the balloons inflated. The pressure exerted by air is called air pressure. The definition of air pressure is the pressure exerted by air is called air pressure. Okay, एयर जो प्रेशर लगाती है वही एयर प्रेशर होता है. सो दिस इज़ एयर प्रेशर. जब हम इसको टायर्स में फिल करते हैं एयर को, तो क्या होता है, जब टायर में काफ़ी सारी एयर को फिल कर दी जाती है तो एयर जो है टायर की वॉल्स पे इनसाइड एक प्रेशर एक्सर्ट करती है ताकि जो है टायर फूला हुआ रहे. ओके, और उस पर हमारी कार चल सके, तो इसलिए हम उसमें एयर फिल करते हैं पंप के थ्रू. सो दिस इज़ एयर प्रेशर. नेक्स्ट इज़ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ is an envelope of air around the earth. Okay, so the earth is surrounded by an envelope of air called the atmosphere. जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में जितनी भी एयर है वो सारा एक ब्लैंकेट की तरह फॉर्म करती है. ओके, एयर की जो लेयर्स हैं अर्थ के सराउंडिंग वो सारा के सारा एटमॉस्फेयर होती है. द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर. जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जितनी हाइट तक एयर है उस एयर की वजह से जो वेट होता है एयर का, वो जो वेट होता है वह एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. ओके, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर अर्थ एंड दिस इज़ अर्थ सरफेस. ओके, और इस अर्थ सरफेस पे ये है एटमॉस्फेयर. ओके, एटमॉस्फेयर किससे बना है? एयर की लेयर्स के थ्रू बना हुआ है, तो पूरा एटमॉस्फेयर है. अब इस एटमॉस्फेयर की जो हाइट है यहाँ तक, ये अर्थ सरफेस से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट है, इस हाइट की वजह से जितना भी इस एयर का वेट होगा वो वेट के बराबर इस अर्थ सरफेस पे एक प्रेशर लगेगा. वो प्रेशर होगा एयर प्रेशर. अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि सपोज़ यहाँ पे कोई माउंटेन है, अर्थ सरफेस पे कोई माउंटेन है. ओके, दिस इज़ अ माउंटेन. अब माउंटेन पे क्या होगा, बिकॉज माउंटेन पे इस सरफेस पे इसकी जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो कम हो जाती है. ओके, अर्थ के सरफेस पे तो हाइट इतनी ज़्यादा थी और माउंटेन के टॉप पे जो हाइट है एयर की, एटमॉस्फेयर की, वो काफ़ी कम है. तो क्या होता है कि इस पे जो एयर प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का वो सरफेस के कंपैरिजन में कम होता है. ओके, सो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स एयर प्रेशर लेस इन कंपैरिजन विद द प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस. ओके, next is air expands on heating. Air expands on heating. The volume of given amount of air depends on its temperature. Okay, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे ही उनको हीट किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और उस डिस्टेंस की वजह से एयर एक्सपांड होती है. सपोज़ इस ब्लॉक, फॉर एग्जांपल हम एक ब्लॉक लेते हैं, ये एयर का एक ब्लॉक है. ओके, इस ब्लॉक में मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं. अब जब हम इनको हीट करेंगे, जैसे इनको हीट किया तो हीट करने की वजह से क्या होगा, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ने लग जाएगी. जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो इसकी वजह से जो है एक तो इनका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ये अपनी वॉल्स पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे क्योंकि बार बार उनको
पुश करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि एयर एक्सपांड होती है हीट करने पे, उनके बीच की पार्टिकल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। एक्टिविटी 3, इस एक्टिविटी 3 में भी यही शो किया गया है। तो इसमें क्या है, एक हमने बोतल ली, बोतल की कैप को हटा दिया और उसके ऊपर एक बैलून को सेट किया। ठीक है, बोतल पूरी एम्प्टी है, इसमें कुछ भी फिल नहीं किया हुआ, बोतल खाली है। अब इसको क्या किया, इस बोतल को एक बॉइलिंग वाटर वाले पॉट में डाला। ठीक है, ये एक पॉट है जिसमें वाटर बॉईल हो रहा है। तो जैसे इस बोतल को इसमें हम डालेंगे तो इसकी बोतल की इनसाइड वाली जो एयर है वो सारी एक्सपांड होगी, और एक्सपांड होने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और ये प्रेशर इस बैलून को भर देगा। ओके, इस तरह से जो बैलून है एक्सपांड हो जाता है और बैलून पूरा एयर से फिल हो जाता है। तो ये एक्टिविटी 3 शो करती है कि जैसे ही बैलून को इसको हॉट करेंगे, एयर को हीट करेंगे, तो क्या होता है, एयर एक्सपांड होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज विंड एंड फॉर्मेशन ऑफ विंड। ओके, व्हाट इज विंड? Wind is the flow of air. Okay, when the air flows it is called wind. And the formation of wind, how it occurs: the flow of air in the atmosphere of the earth is called wind. When air on the surface of the earth is heated by the sun, it expands and rises up, creating a low pressure region below. Air from the nearby high pressure regions flow into these low pressure regions and causes wind. The hot air that rises up cools and sinks down. This continuous and cycle of airflow is formed, which is called the wind current. Okay, wind का formation कैसे होता है, ये सारा इस डायग्राम में शो किया हुआ है। The wind formation is occurs due to the uneven heating of the earth surface. अर्थ सरफेस की जब भी अनइवन हीटिंग होती है तो उसी की वजह से विंड करंट फ्लो होता है। ओके, और विंड का फॉर्मेशन होता है। सपोज़ ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। अब सन की हीट की वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो हीट हो जाएगा, ये वार्म हो जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में भी कि जैसे ही अर्थ सरफेस हीट होगा तो उसकी सराउंडिंग एयर, यहाँ की इसके पास वाली एयर भी वार्म हो जाएगी, और वार्म होने की वजह से क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो लाइट वेट हो जाएगी और वो राइज़ करेगी। तो वो यहाँ पर आ जाएगी, राइज़ करके ऊपर आ जाएगी, और इसकी जगह को फिल करने के लिए इसके आसपास की जो सराउंडिंग एयर्स है वो उसको फिल कर देगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लैंक पार्ट तो रह नहीं सकता एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर की प्रेशर की वजह से यहाँ से एयर यहाँ पे आने लगेगी। तो क्या होगा, यहाँ से एयर यहाँ पे आ जाएगी, तो इस तरह से एक विंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, विंड चलने लगेगी बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब उसी टाइम पे क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे कोई क्लाउड है या किसी वजह से यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है, तो यहाँ वाला जो रीजन होगा क्या होगा, ये कोल्ड होगा इन कंपेरिजन विथ अदर रीजन्स। तो ये वाला रीजन कोल्ड होगा, और कोल्ड होने की वजह से यहाँ की जो सराउंडिंग एयर होगी वो एयर डेंस होगी। ओके, डेंस होगी और हेवी वेट होगी, तो वो ड्रॉप होगी, वो नीचे की तरफ आएगी, और ये जैसे ही नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर ऊपर वाली जगह पर ब्लैंक स्पेस बनेगा, और इस स्पेस को फिल करने के लिए एयर यहाँ से यहाँ आएगी। तो इस तरह से यहाँ से तो एयर यहाँ पे आ रही है, और यहाँ से एयर वहाँ पे जा रही है उसको फिल करने के लिए, और यहाँ से एयर राइज़ कर रही है और यहाँ से फॉल हो रही है। तो ये क्या बन जाता है, पूरा एक साइकिल बन जाता है। इस तरह से साइकिल स्टार्ट होता है, यहाँ से चल के वहाँ पे जाके और साइकिल चलने लगता है। तो यही है विंड करंट। ओके, विंड करंट जो पूरा एक साइकिल होता है, इसको हम बोलते हैं विंड करंट। द नेक्स्ट फिनोमिना इज़ हाई स्पीड विंड रिड्यूसेस द प्रेशर। ओके, जब भी विंड की स्पीड हाई होती है तो वो प्रेशर को रिड्यूस करता है। ये सिर्फ विंड में ही नहीं होता है, सारे फ्लूइड्स में होता है, चाहे वो लिक्विड हो या एयर हो या कोई भी गैस हो। तो हाई स्पीड प्रेशर को रिड्यूस कर देती है। ये एग्जांपल है यहाँ पे दे रखा है एक एक्टिविटी के थ्रू। इसमें क्या कर रहा है, एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, उसने एक स्ट्रिप ली पेपर की या क्लॉथ की। ओके, इस स्ट्रिप के ऊपर की साइड में वो एयर को ब्लो कर रहा है। ओके, अपने माउथ से एयर को ब्लो कर रहा है, और जैसे ही वो एयर को ब्लो करेगा तो ब्लो करने की वजह से कहाँ कर रहा है, वो इस स्ट्रिप के ऊपर की साइड में कर रहा है। तो जैसे ही ऊपर की साइड में इस एयर को ब्लो करेगा तो यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और नीचे वाला जो एयर प्रेशर है ऊपर वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। तो ये प्रेशर हाई प्रेशर है और ये प्रेशर लो प्रेशर है। तो एयर का, विंड का जो फ्लो होता है हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ओके, एयर का जो फ्लो होता है, विंड का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन की तरफ होता है। तो विंड यहाँ से यहाँ चलने लगेगी,
तो ये विंड का फ्लो होगा यहाँ से यहाँ पे, तो वो जो विंड का फ्लो होगा वो इस स्ट्रिप को राइज कर देगा, वो स्ट्रिप पूरी की पूरी ऊपर की तरफ आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन में जब ये इसको ब्लो नहीं कर रहा है तो स्ट्रिप हैंग हो रही है, ठीक है, स्ट्रिप बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में। बट जहाँ यहाँ पे जैसे ही इसने विंड को फ्लो किया, अपने माउथ से विंड को ब्लो किया, तो एयर की जो स्ट्रिप है, पेपर स्ट्रिप, वो सीधी ऊपर आ जाती है और स्ट्रेट हो जाती है। तो ये शो करता है कि जहाँ पे भी स्पीड इंक्रीज़ होगी किसी भी फ्लूइड की या एयर की, तो वो प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। अब इसी फेनोमेना को यूज़ करते हुए जो रूफ्स होती है हाउसेस की, जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ होते हैं, उसको रूफ्स को उसी तरह डिज़ाइन किया जाता है। ओके, सपोज when the winds blows, the air pressure above the roof decreases. The pressure exerted by the air below the roof is so high that it lifts the roof, which that then gets blown away. जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ की रूफ्स क्या होती है, कई बार देखा होगा वीडियोज़ में आपने कि सपोज़ ये कोई हाउस है, ठीक है, ये हाउस है, तो जैसे ही ये हाउस है, तो जब यहाँ पर कोई टॉर्नेडो आएगा या कोई विंड किसी भी वजह से काफ़ी तेज़ चलने लगेगी, कि साइक्लोन आएगा या कोई किसी भी वजह से, तो क्या होगा, यहाँ पर विंड का स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, और उस विंड की स्पीड बढ़ जाने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर होगा, इस रूफ़ के ऊपर वाला प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा इन कंपैरिजन विद द प्रेशर इनसाइड द होम। जो प्रेशर घर के अंदर होगा वो ज़्यादा होगा और ऊपर वाला प्रेशर कम होगा। तो जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ विंड का फ्लो होगा, यानी कि हवा जो है अंदर वाली एयर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो वो इस पूरी के पूरी रूफ़ को यहाँ से हटा देगी। ओके, तो पूरी रूफ़ यहाँ से टूट जाएगी और बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से इस हाउस की जो रूफ़ है बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर रूफ़ को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि रूफ़ को स्ट्रेंथ दी जाए अपर वाली डायरेक्शन में, ताकि वो हायर प्रेशर हाई स्पीड वाले टाइम पे निकल ना जाए। एक्टिविटी 4th, ओके, टू डेमोन्स्ट्रेट द विंड रिड्यूसेस द एयर प्रेशर इन द रीजन वेर इट फ्लोज। ये शो करती है कि जहाँ पे विंड फ्लो करती है वहाँ पे क्या एयर का प्रेशर रिड्यूस होता है क्या। इस चीज़ को शो करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं हम। इसमें क्या करते हैं, 2 बैलून्स लेते हैं। ओके, दोनों बैलून्स को हैंग किया हुआ है यहाँ पर टाई करके। ओके, ये नॉर्मल पोजीशन में है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन में इन दोनों बैलून्स के बीच में बिटवीन एयर को ब्लो करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एयर को ब्लो करेंगे तो यहाँ पे जो होगा उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ओके, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और सराउंडिंग वाली साइड में प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना, तो जो एयर है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आने की कोशिश करेगी, यानी दोनों साइड से एयर बीच में आएगी, और वो दोनों जो विंड होगी इस बैलून को पास लाने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से दोनों बैलून जो है पास आ जाते हैं। तो ये शो करता है कि जब भी whenever wind flows it reduces the air pressure. Okay, now why are wind currents formed? Okay, so let's discuss this complete phenomena in detail. Why are wind currents formed? For example, this is our earth. ये एक अर्थ का डायग्राम है। इस अर्थ को बिल्कुल सेंटर में से अगर डिवाइड किया जाए तो ये होता है इक्वेटर। ओके, दिस इज़ इक्वेटर, और इक्वेटर के अपर वाला साइड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके लोअर वाला साइड होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, और इस पे क्या होता है कि सपोज़ ये है सन। ओके, इस सन, दिस इज़ सन, एंड दिस इज अर्थ। तो जब सन की सनरेज अर्थ पे इंसिडेंट होती है तो सबसे ज़्यादा जो होती है नॉर्मली मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पर परपेंडिकुलरली इम्पैक्ट होगी, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा इसका इक्वेटर के सराउंडिंग में ही होगा, अप टू द 30 डिग्री लेटीट्यूड। 30 डिग्री लेटीट्यूड तक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और 30 डिग्री लेटीट्यूड तक साउदर्न हेमिस्फेयर में। यहाँ पर इसका इस बेल्ट वाली साइड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो अर्थ का ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा हीट होता है ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ सन रेज, और बाकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर वाला पार्ट इतना हीट नहीं हो पाता जितना कि ये बेल्ट हीट होता है। और बिकॉज़ यहाँ पर जो सन रेज आएगी वो काफ़ी इंक्लाइंड होगी,
उसका जो एंगल होगा काफ़ी कम होगा। यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री का। ओके, इस जगह पे 90 डिग्री के एंगल पे इम्पैक्ट होगी सनरेज बिल्कुल इक्वेटर पे। बट पोल्स पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स पे क्या होगा, काफ़ी इंक्लाइंड जो है सनरेज आएगी, और उस इंक्लाइन होने की वजह से जो हीट ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। साउथर्न पोल, नॉर्दर्न पोल एंड साउथर्न पोल, दोनों पोल्स इतने हीट नहीं हो पाएंगे। तो उस वजह से क्या होता है, जब बेल्ट वाला पार्ट, अर्थ का बीच वाला पार्ट जब ज़्यादा हीट हो जाता है, तो यहाँ की जो एयर है, यहाँ की एयर हीट हो जाने की वजह से राइज़ होगी। ओके, सब हमें पता है जब भी एयर हीट होती है तो राइज़ होती है। तो ये वाला पार्ट जितना भी होगा अर्थ का, यहाँ से एयर राइज़ होने लगेगी, तो एयर राइज़ होगी। ओके, एयर राइज़ होगी, और जैसे ही राइज़ होगी उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे तो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाएगा। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे क्या होगा, बिकॉज यहाँ की एयर राइज़ नहीं हो रही है, ना तो हीट हो रही है, इसलिए राइज़ भी नहीं होगी। वहाँ पर हायर डेंसिटी वाला एरिया डेवलप हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया यहाँ पर रहेगा। तो वी नो दैट हमेशा हाई प्रेशर रीजन लो प्रेशर रीजन की तरफ एयर का फ्लो होता है। तो एयर का फ्लो होगा यहाँ से नॉर्थर्न रीजन से इक्वेटर की तरफ, यहाँ से एयर इस तरफ फ्लो होगी, और साउदर्न रीजन से इक्वेटर की तरफ, यहाँ से भी एयर इस तरह से फ्लो होगी। तो यहाँ से तो एयर राइज़ होगी, और राइज़ होकर नॉर्थ वाली पार्ट पे जाएगी। जैसे ही नॉर्थ वाली पार्ट पे जाएगी तो कूल डाउन होकर फिर सिंक होने लगेगी, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आएगी। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन यहाँ पे बन जाता है विंड करंट का, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से बन जाता है। ये होता है विंड करंट। तो पूरी अर्थ पे इस तरह से विंड करंट्स फ्लो होता है। ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। ओके, और ये इक्वेटर वाला पार्ट है। अब क्या होता है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ रोटेट करती है किस डायरेक्शन में, अर्थ रोटेट करती है इस डायरेक्शन में। ये अर्थ का रोटेशन होता है इस तरह से। ओके, ये अर्थ का रोटेशन होता है इस तरह से। तो इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो ये विंड करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ पार्ट से इक्वेटर की तरफ, ये शिफ्ट हो जाता है, ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और ये वाला जो रीज़न है, बिकॉज अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो ये वाला पार्ट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों ही इस तरह से टिल्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो विंड करंट है वो एक इंक्लाइन फॉर्म में पूरी अर्थ के अराउंड में फ्लो होगा। तो इसे हम कहते हैं कोरियोलिसिस फोर्सेस। ओके, कोरियोलिसिस फोर्सेस। तो ये चीज़ होती है। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट विंड स्पीड, विंड फ्लो, सो we must have an instrument to measure the wind speed and wind direction. Okay, so the wind speed is the rate of flow of wind in the atmosphere of the earth. rate क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है कितना फास्ट फ्लो होता है। ओके, उसका कंप्लीट होने का रेट कितना फास्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेट। सो द विंड स्पीड यह है कि वो कितना रेट पे फ्लो होता है। ओके, इट इज़ कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड एनेमोमीटर। एक एनेमोमीटर होता है जो विंड स्पीड को मेज़र करने में काम आता है, और वो शो करता है स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। ओके, विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर। द कॉमनली यूज्ड एनेमोमीटर इज़ अ कप एनेमोमीटर। इट हैज़ 4 कप्स होस्टेड ऑन ए वर्टिकल पोल। ये है कप एनेमोमीटर। इसमें क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। सपोज़ यहाँ से विंड फ्लो हो रही है, यहाँ से जैसे ही विंड फ्लो होगी तो वो इस कप में स्ट्राइक करेगी, इस कप को फिल करेगी और इसको आगे की तरफ फोर्स करेगी। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला कप इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला कप बिकॉज इनका उल्टा वाला साइड, ओके, बैक साइड इधर फेस कर रहा है विंड डायरेक्शन के फ्लो पे, तो ये इतना प्रेशर और इतना फोर्स इस पर नहीं लगा पाएगा, इसलिए इसका रोटेशन इस साइड में हो जाएगा। तो इस तरह से रोटेट करने लगेगा। तो ये होता है कप एनेमोमीटर। फिर इसके रोटेशन को काउंट करके हम विंड की स्पीड का किलोमीटर पर आवर में पता लगा सकते हैं। तो ये होता है कप एनेमोमीटर की वर्किंग। देन दिस इज़ विंड वैन, कॉक विंड वैन एंड विंड सॉक। तो ये विंड वैन्स होती है। विंड वैन्स क्या काम करती है, डायरेक्शन को शो करती है। सपोज़ अगर विंड इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है तो क्या होगा, ये इसको अगर हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो सरफेस है काफ़ी कम है। ओके, इसका सरफेस एरिया कम है बिकॉज ये छोटा पार्ट इस साइड में, और इस साइड में इस हाफ पार्ट में इसका बड़ा वाला पार्ट आ रहा है, इसकी टेल वाला पार्ट। तो इसमें क्या होगा, इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा।
तो जो है हमेशा ये उसी डायरेक्शन में जाएगा कि कम सरफेस एरिया वाला पार्ट तो विंड को फेस करेगा और ज़्यादा सरफेस एरिया वाला पार्ट विंड के बैक साइड में चला जाएगा। तो जब भी हम विंड की डायरेक्शन को देखना चाहेंगे तो जिसका फेस होगा ना, इस कॉक का फेस, वो शो करेगा कि विंड इस डायरेक्शन से आ रही है। ओके, और इसकी टेल वाला पार्ट विंड डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये होता है। और उसके नीचे हम साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट वेस्ट को अटैच कर देते हैं तो वो शो करता है डायरेक्शन को। तो इस तरह से कप एनेमोमीटर शो करता है विंड स्पीड को और ये शो करता है विंड डायरेक्शन को। देन विंड सोक, ये भी एक बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है विंड डायरेक्शन को शो करने का। इसमें कुछ भी नहीं होता है, पीस ऑफ क्लॉथ होता है। ओके, पीस ऑफ क्लॉथ, होलो क्लॉथ होता है सिलेंड्रिकल शेप का, जो दोनों साइड से ओपन होता है। और ये वाला इसका पार्ट बड़ा होता है, ये ओपनिंग बिग होती है और ये ओपनिंग इसकी स्मॉल रहती है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही विंड फ्लो होगी तो ये वाला पार्ट शो करेगा इस डायरेक्शन को कि विंड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो दिस इज सिंपल वर्किंग ऑफ कप एनेमोमीटर, विंड सॉक एंड विंड वेन। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ wind speed measurement? The unit will be kilometer per hour. Okay, here is the table given to compare the wind speeds when the wind flows between 1 to 6 kilometer per hour. It will be the condition of wind, light air and effect on land, wind motion visible in smoke. Okay, जब wind की स्पीड 1 to 6 होगी तो एक लाइट एयर होगी और उस पर सिर्फ स्मोक को फ्लो हम देख सकते हैं, बाकी इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। जब विंड की स्पीड 7 to 11 रहेगी तो एक लाइट ब्रीज होती है, उसमें लीव्स मूव करने लगती है। 12 to 19, here is a correction, it should be 12 to 13. Okay, 12 to 13. It will be gentle breeze and leaves in constant motion. Here is also correction, 18 to 19. जब भी विंड का फ्लो 18 to 19 के किलोमीटर पर आवर के बीच में रहता है तो मॉडरेट ब्रीज होती है और उसमें डस्ट रेज होने लगती है। नेक्स्ट, द विंड स्पीड 19 to 24, इट इज़ ब्रीजी एंड स्मॉल ट्रीज अवे स्वे। ओके, स्मॉल ट्रीज स्वे होने लगते हैं। स्वे मीन्स वो लेफ्ट एंड राइट मूव करने लगते हैं। 20 to 31, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, लार्ज ब्रांचेज मूव and the speed, when speed become 39 to 46, it is gale. Okay, twigs break, जब क्या होते हैं, twigs break होने लगते हैं, कुछ जो पोल्स वगैरह होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। 47 to 54, स्ट्रॉन्ग गेल, लाइट स्ट्रक्चर डैमेज, जो लाइट स्ट्रक्चर होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। when wind speed rises up to 74 to 95, violent storm, ये काफ़ी एक तेज़ स्टॉर्म होता है। when वाइड रेंज डैमेज, काफ़ी चीज़ें डैमेज होने लगती है। और जब विंड्स की स्पीड हो जाती है 55 to 63, ये एक हरिकेन होता है, एक्सेसिव डैमेज, इसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। ओके, तो ये होती है इसकी विंड स्पीड का कंपैरिजन कि कितनी स्पीड पर क्या चीज़ हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। वर्ड वेब, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मीन्स चेंजिंग डायरेक्शन सडनली एंड वायलेंटली। जो कोई भी चीज़ अपनी डायरेक्शन को काफ़ी स्पीड से चेंज करेगा तो वो होता है टर्बुलेंट। और टर्बुलेंट का मतलब ये भी होता है कि कुछ ऐसा जो काफ़ी अनइवन सा हो। ओके, जो सडनली कुछ भी हो सकता है, उसमें होता है टर्बुलेंट। सो लेट्स स्टार्ट थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। थंडरस्टॉर्म कैसे फॉर्म होता है? अ थंडरस्टॉर्म इज़ अ टर्बुलेंट वेदर कंडीशन। ओके, टर्बुलेंट मीन्स जो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा सडनली, तो वो एक वेदर कंडीशन होती है थंडरस्टॉर्म, टर्बुलेंट। थंडरस्टॉर्म्स आर यूजुअली अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स। थंडरस्टॉर्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है और हैवी रेंज भी इसमें होने लगती है। दे आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, सिंगल सेल, मल्टी सेल, क्लस्टर एंड मल्टी सेल लाइन्स एंड सुपर सेल्स। ये इसके 4 टाइप्स होते हैं। द सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर वेदर कंडीशंस। जो है हमारा सुपर सेल थंडरस्टॉर्म सबसे ज़्यादा हैज़ार्डस वही होता है। हाउ इट फॉर्म्स? व्हेन द एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सन। जैसे ही अर्थ के सरफेस की पास वाली एयर हीट होती है तो वो राइज होने लगती है वहाँ पर ड्यू टू लो प्रेशर रीजन। फिर वो राइजिंग एयर किसी कूलर रीजन में जाकर वापस से कूल हो जाती है। और जब एयर राइज कर रही होती तो अपने साथ में काफ़ी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी लेके जाती है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ गैस वाटर। तो वो वाटर साथ में जाता है और जब वो कोल्डर रीजन में जाता है, जब कूल डाउन होता है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जनरेट हो जाती है।
और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ओके, क्लाउड के फॉर्मेशन में क्या होता है, काफ़ी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, काफ़ी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे डेवलप होती है, और वही होता है क्लाउड। और जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती रहती तो जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है हैवी होने लग जाता है। जब क्लाउड्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे, तो फिर होती है रेनफॉल। तो रेनफॉल जब हो रहा होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जब नीचे आ रही होती है तो क्या होता है, उनका आपस में स्ट्राइक होने लगता है, एक दूसरे से वो कई बार स्ट्राइक होती है, या फिर वो जो एटमॉस्फेयर की विंड है उसके साथ में भी स्ट्राइक होती है। तो इसके साथ में क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से जो एयर ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो चार्ज हो जाती है। ओके, और वो चार्ज होने की वजह से उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर वो चार्ज क्या होता है कि बिटवीन द क्लाउड्स, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, या विद द ग्राउंड के साथ में उनका डिस्चार्ज होता है करंट का। जब इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो किसी ना किसी जगह पर डिस्चार्ज होगा, तो जैसे ही वो करंट डिस्चार्ज होगा तो वो हमें थंडर की तरह ग्राउंड से नज़र आता है, तो वही होता है थंडर। ओके, तो इस तरह से होता है थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन। तो इसको हम लाइटनिंग भी बोलते हैं। लाइटनिंग क्या होता है, जहाँ से भी थंडर का पाथ होता है, सपोज ये थंडर का पाथ है ये वाला, तो जहाँ जहाँ से करंट का फ्लो होगा उस थंडर के पाथ में, उस जगह पर जो है वहाँ की एयर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। ओके, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं द टेम्परेचर विद सरफेस ऑफ द सन। सन के टेम्परेचर जितना होता है सरफेस का, उतना ये हीट हो जाती है, और फिर उतनी हीट की वजह से यहाँ की एयर सडनली बहुत ज़्यादा एक्सपांड होती है और एक साउंड क्रिएट करती है, बूम साउंड क्रिएट करती है। ओके, एक धमाके जैसा साउंड, तो वही होता है थंडर, उसी साउंड को हम बोलते हैं थंडर। तो इस थंडर स्टॉर्म से काफ़ी सारा डैमेज हो सकता है, तो उस डैमेज को कम करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस करनी चाहिए। तो वो क्या हो सकती है, प्रिकॉशंस आर रिटन हियर। इफ़ यू आर इनसाइड योर हाउस और अ बिल्डिंग, स्टे इनसाइड टिल द थंडर स्टॉर्म स्टॉप। ओके, जब भी आप किसी घर के अंदर हो तो जब तक थंडर स्टॉर्म रुक ना जाए आप घर में ही रहो। इफ़ यू आर आउटसाइड, डो नॉट होल्ड एन अम्ब्रेला एंड वॉक ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। जब भी आप आउटसाइड हो थंडर स्टॉर्म के टाइम पे, तो अम्ब्रेला को होल्ड मत करो, क्योंकि अम्ब्रेला के थ्रू थंडर आप पे आ सकता है। और किसी भी खुली जगह पर वॉक मत करो, किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाओ। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री एज इट क्रिएट्स एन ईजी पाथ फॉर द डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग लाइटनिंग। आप किसी उस टाइम पे थंडरस्टॉर्म के टाइम पे किसी ट्री के नीचे ना जाएं। ओके, ट्री के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर थंडरस्टॉर्म आप पे आ सकता है, थंडर आप पे आ सकता है। डी, इफ़ यू आर सिटिंग इनसाइड अ व्हीकल, डू नॉट कम आउट ऑफ द व्हीकल। दीज आर द प्रिकॉशंस। Next topic is formation of cyclones. How cyclones form? First, what is cyclone? This is the diagram of cyclone. Okay, cyclone is a low pressure region surrounded by a swirling high pressure region. ये एक साइक्लोन होता है, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर को बोलते हैं आई। ओके, ये आई कुछ किलोमीटर्स तक हो सकता है, और बाकी का जो इसके सराउंडिंग एयर है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई स्पीड रीजन होता है, और यहाँ पर सेंटर में जो प्रेशर होता है काफ़ी कम रहता है और इसके आसपास का प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो ये होता है साइक्लोन। अभी बनता कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? सपोज़ साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है उन रीजन्स में जहाँ पर ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में ही होता है, सी या ओशियन के ऊपर होता है, वहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे एरियाज़ में ये फॉर्म होता है। सपोज़ टेक ए कंडीशन ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन। ये एक ओशियन का सरफेस है, यहाँ पर जब सनरेज आएगी इस ओशियन पे तो यहाँ की एयर को वार्म अप कर देगी। ठीक है, यहाँ की एयर जैसे ही वार्म होने लगेगी, अंडरस्टैंड दिस विद अनदर डायग्राम। ओके, तो ये सरफेस है ओशियन का, ये एक ओशियन का सरफेस है। तो इस सरफेस के ऊपर जैसे ही सनरेज आएगी तो सनरेज की वजह से ये एरिया हीट होने लगेगा। तो हीट होने की वजह से विद द मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर के साथ में यहाँ की एयर राइज होगी, तो एयर ऊपर जाने लगेगी, राइज होगी। ठीक है, ये एयर राइज हो रही है, तो ये एयर जैसे ही राइज होगी तो ऊपर जाकर कूलर रीजन में जाकर वापस से कूल डाउन हो जाएगी। तो जैसे ये कूल डाउन होगी तो यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी, हैवी क्लाउड्स। तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगी जिसमें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रहेगी। तो डू यू नो व्हेन द कंडेंसेशन हैपन्स इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे ही कंडेंसेशन होता है तो ये एनर्जी को और रिलीज़ करता है। तो जैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा ड्यू टू द कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे और ज़्यादा हीट डेवलप होगी और हीट से अगेन राइज होने लगेगा, अगेन ये हीट अप हो जाएगा। ठीक है, नीचे से तो हीट होने की वजह से यहाँ पर ऊपर तक राइज हुआ
और यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ इसका कूल डाउन होने की वजह से, और कूल डाउन होने से कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने से वापस हीटअप हुआ, और वापस हीटअप होने से अगेन ये राइज़ करेगा। जब ये सेकेंड टाइम राइज़ करेगा तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लो रीजन एरिया, लो प्रेशर एरिया जो है डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है। तो इस लो प्रेशर रीजन की वजह से और अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जो एयर है एक स्वर्लिंग मोशन में आ जाती है। स्वर्लिंग मीन्स एक रोटेटिंग मोशन में आ जाती है। तो जैसे ही ये रोटेट करने लगेगी और अपने जो सराउंडिंग वाला हाई प्रेशर रीजन है वहाँ से एयर इसमें आने लगेगी, तो सडनली यहाँ पर एक साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्वर्लिंग एयर का फॉर्मेशन हो जाएगा साइक्लोन का। तो ये साइक्लोन इस तरह से फॉर्म होता है, और इसका जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं आई, इट इज़ कॉल्ड आई। और ये वाला जो पार्ट है ये इसकी बाउंड्रीज़ कहलाती है। ओके, दीज आर कॉल्ड बाउंड्रीज ऑफ साइक्लोन। फिर ये साइक्लोन क्या होगा, अभी तो फॉर्म हुआ है ओशियन के सरफेस पे, फिर ये धीरे धीरे मूव करने लगेगा नियर लैंड वाले पार्ट पे, कोस्टल पार्ट्स पे मूव करने लगेगा। फिर जैसे ही ये कोस्टल एरियाज़ में स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पर जो भी जो सिटीज़ होंगी या जो कंट्री होगी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, उसको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये कितना, इसका कैपेसिटी, इसका साइज़ कितना है, इसकी विंड स्पीड कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। और ये काफ़ी जाकर वहाँ पे डैमेज करता है। ओके, और जैसे ही साइक्लोन उस जगह पर जाएगा जहाँ पर कुछ सिटी है तो वहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी होता है, थंडरस्टॉर्म भी होता है, सारी चीज़ें इसी के साथ आती है। बट जो आई वाला एरिया होता है यहाँ पर सबसे काम एरिया होता है। ठीक है, काम मीन्स बिल्कुल भी इसमें ना तो एयर का कुछ मूवमेंट रहता है, CALM काम, काफ़ी शांत एरिया होता है ये। बट जो बाउंड्रीज एरिया होता है, जिस रीजन पे बाउंड्री रहेगी, बाउंड्री वाले में फ़्लो ज़्यादा रहता है एयर का और वही ज़्यादा डैमेज करता है। ओके, सपोज़ पाली पे कुछ साइक्लोन आया है, पाली पे कोई साइक्लोन आ रहा है, पाली पे जो आई वाला रीजन है तो पाली पे कुछ भी इफेक्ट नहीं रहेगा। बट आसपास जो इसकी बाउंड्रीज वाला रीजन है, जोधपुर, जैसलमेर, वहाँ पर जो रहेगा काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगा, हैवी रेनफॉल, और डैमेज भी वहीं पे होगा। तो ये होता है साइक्लोन। देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन इज़ कॉल्ड हरिकेन इन अमेरिका and it is called typhoon in Japan and Philippines. Okay, in the month of October 2013, a severe tropical cyclone named Phylline made landfall in the northeast region of India. It was the second strongest tropical cyclone ever to have landfall in India. तो ये एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन था जो 2013 में आया था, अक्टूबर। Phylline इसका नेम था, और यू कैन सी हियर इट इज़ द सैटेलाइट इमेज ऑफ Phylline साइक्लोन। सैटेलाइट से साइक्लोन इस तरह का दिखता है। और ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, डार्क सेंटर रीजन, दिस इज आई। एज द साइक्लोन रीचेज द लैंड इट बिकम्स वीकर ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर ऑन द लैंड एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन विद लैंड। जैसे ही साइक्लोन लैंड वाले रीजन में आ जाता है तो लैंड के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से वो वीक होने लगता है और फिर धीरे धीरे वो एंड हो जाता है। सम सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग साइक्लोन्स आर गिवन बिलो। जब भी साइक्लोन आए तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन रखनी चाहिए। सपोज स्टे ट्यून्ड इन द लोकल रेडियो फॉर अपडेटेड न्यूज़ रिगार्डिंग थंडरस्टॉर्म इन साइक्लोन। रेडियो वगैरह को ध्यान से सुनते रहें, हमेशा उनसे अपडेटेड रहें ताकि उन पर जितने भी न्यूज़ आती है साइक्लोन की, अलर्ट्स आते हैं, वो उन्हीं पर आते हैं। डू नॉट यूज़ गैस और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज विच हैव बीन इन फ्लड वाटर विदाउट चेकिंग फॉर सेफ्टी। अगर आपके इस एरिया में फ्लड आ चुका है तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज को यूज़ मत करो, वरना शॉक लग सकता है, और गैस वाली इक्विपमेंट्स भी यूज़ नहीं करने चाहिए। डू नॉट गो आउटसाइड योर हाउस एंड डू नॉट वॉक थ्रू द फ्लड वाटर। घर के बाहर ना जाएं और फ्लड वाटर में से वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज कीप ड्रिंकिंग वाटर सेपरेटली एज वाटर रिसोर्सेज कैन गेट कंटामिनेटेड ड्यूरिंग फ्लड्स। जब भी फ्लड आते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर को सेपरेट रखना चाहिए और सेफ़ रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है जो वाटर सोर्सेज होते हैं वो कंटेमिनेट हो सकते हैं। ओके, साइक्लोन डिटेक्शन एंड वार्निंग। अब जब भी साइक्लोन आता है तो उसका डिटेक्शन कैसे होता है और वार्निंग कैसे होती है, तो काफ़ी सारे स्टेशंस बने होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो बना के रखते हैं, और सैटेलाइट्स भी हैं स्पेस में जो साइक्लोन पे हमेशा एक वॉच रखती है, तो वो हमें अलर्ट दे देती है। वन इंडियन सिस्टम इज़ इनसैट। एक इनसैट सैटेलाइट है जो हमेशा फोरकास्ट करता है साइक्लोन का, वो साइक्लोन के लिए ही
स्पेस में उसको अटैच किया हुआ है। साइक्लोन वार्निंग्स आर गिवन थोरोली a variety of media such as radio, television, fax and telefax, पुलिस, वायरलेस नेटवर्क्स एंड न्यूज़पेपर्स, इन चीज़ों से हमें साइक्लोन वार्निंग्स मिल सकती है। स्पेशली डिज़ाइन सिस्टम कॉल्ड द साइक्लोन वार्निंग डिसमिनेशन सिस्टम that works on INSAT satellite is used for forecast the cyclone warnings. Cyclone warnings are issued for the general public, fishermen, farmers and different categories of users such as government officials responsible for disaster management, road transport and railway department. इन सब के लिए साइक्लोन वार्निंग्स होती हैं। यूजुअली साइक्लोन वार्निंग्स आर गिवन इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज होता है साइक्लोन अलर्ट, सेकंड स्टेज होता है साइक्लोन वार्निंग। साइक्लोन अलर्ट होता है 48 आवर्स बिफोर होता है, जब भी साइक्लोन आने वाला होता है तो उसके 48 आवर्स पहले आ जाता है साइक्लोन अलर्ट, या उसको साइक्लोन वॉच भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉर्म के टाइम पे द सेकेंड स्टेज इज़ कॉल्ड साइक्लोन वार्निंग। यह आता है 24 आवर्स एडवांस। ओके, 48 आवर्स पहले आता है साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच, और 24 आवर्स एडवांस आता है साइक्लोन वार्निंग। तो ये 2 स्टेजेस होती है साइक्लोन वार्निंग की। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्नेडोज। व्हाट इज टॉर्नेडो? यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, इट इज टॉर्नेडो, कोन शेप्ड storm. A tornado is a violently rotating column of air that extends from the clouds to the ground. इस तरह का टोर्नेडो होता है जो क्लाउड से ग्राउंड तक एक्सपेंड करता है, वो वहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड रहता है। ये कोनिकल शेप का होता है, फनल शेप जैसा रहता है। टोर्नेडोज कैन अपीयर फ्रॉम एनी डायरेक्शन, दे मोस्टली मूव फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। वैसे तो काफ़ी किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, लेकिन इनकी ये मेन डायरेक्शन होती है। अ टोर्नेडो कैन लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स टू एन आवर, ये कुछ सेकेंड से लेकर कुछ आवर्स तक भी रह सकता है। मोस्ट टोर्नेडोज लास्ट फॉर लेस दैन 10 मिनट्स। ये इसका एक हिस्ट्री है कि ज़्यादातर टोर्नेडोज 10 मिनट्स में ही ख़त्म हो जाते हैं। टोर्नेडोज आर वेरी वायलेंट इन नेचर, दे कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग। काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं टोर्नेडो, और साइक्लोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होते हैं, और किसी भी चीज़ को, स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ टोर्नेडो इज़ मेजर्ड इन फुजीता स्केल। ओके, फुजीता स्केल में इसको मेज़र करते हैं। जो F0 दैट कॉजेज मिनिमल डैमेज, दैट F5 एंड कॉजेज मैक्सिमम डैमेज। फुजीता स्केल पे जो F0 रहता है वो सबसे कम डैमेज वाला टोर्नेडो होता है, और F5 वाला जो टोर्नेडो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, सबसे ज़्यादा डैमेज वही करता है। द स्पीड ऑफ द विंड इज इन अ स्ट्रॉन्ग टोर्नेडो इज़ ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर पर आवर। जो कोई स्ट्रॉन्ग टोर्नेडो होता है उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर विंड की। टोर्नेडोज दैट फॉर्म इन द ओशियन एंड आर कॉल्ड वाटर स्पाउट्स। कुछ टोर्नेडोज ओशन में भी फॉर्म होते हैं, उनको हम कहते हैं वाटर स्पाउट्स। ओके, सम प्रिकॉशंस ड्यूरिंग टोर्नेडोज। अ टोर्नेडो फनल कैन engulf objects from the surface of the earth due to low pressure inside and throw these back causing destruction. Some necessary precautions to be taken. टोर्नेडोज के टाइम पे क्या होता है, जो ग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो पूरा लिफ्ट कर देता है, वहाँ से उठा करके काफ़ी दूर उनको डिस्ट्रैक्ट करके फेंक देता है। तो ये टोर्नेडो का वर्क होता है। तो कुछ प्रिकॉशंस: अवॉइड ओपनिंग विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ हाउसेज, ऑक्यूपाई द ग्राउंड फ्लोर एंड स्मॉल रूम्स इन योर हाउस। जब भी आप किसी घर में हो टोर्नेडो के टाइम पे, तो विंडोज़ या डोर्स को ओपन नहीं करना चाहिए और ग्राउंड के पास में रहना चाहिए, या तो आप ग्राउंड पे लेट जाओ, इस तरह से इस पोजीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, जब ओपन एरिया में रहें तब, और जब घर में रहें तब आप ग्राउंड के पास में रहो, और जो स्मॉल रूम हो घर का उसमें चले जाओ। इफ़ यू आर आउटसाइड और ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, गेट आउट ऑफ इट क्विकली एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाई लाइंग क्लोज टू द ग्राउंड as shown in this figure, keeping your fingers interlocked, closing the ear and the neck as shown in figure. इस तरह से अपने आप को कवर अप कर लेना चाहिए अगर आप ओपन एरिया में हो। तो इस तरह से क्या होता है कि आप टोर्नेडो आपको लिफ्ट नहीं कर सकेगा। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 14 completed. Thank you students.